नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। क्या आपका बच्चा आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर कोई रिएक्शन नहीं देता? क्या वो आपकी आवाज सुनने के बावजूद ना तो खुश होता है और ना ही कुछ जवाब देता है? क्या वो दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा चुप रहता है? अगर आपके बच्चे में भी ये लक्षण है तो हो सकता है कि वो ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित हो। संजीवनी के आज के एपिसोड में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो घबराइए नहीं। अगर आपका बच्चा भी इस बीमारी से पीड़ित है तो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए क्या है ऑटिज्म की बीमारी और क्या है आयुर्वेद में इसका इलाज। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है दुनिया के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या आपका बच्चा खुद में खोया खोया सा रहता है? क्या आपका बच्चा दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा चुप रहता है? क्या आपके बच्चे को परछाई से खेलने की आदत है? क्या आपके बच्चे को सीखने समझने में परेशानी होती है? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपके बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलना सीखते हैं और कहीं ना कहीं जिन्हें सीखने समझने में दिक्कत होती है। देर से बोलना तो वो शुरुआत करते ही हैं। आखिर बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं क्या? और अगर खास तौर पर ऑटिज्म की बात करें तो ये क्या है? देखिए, बहुत अच्छा एक विषय है ये। अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको कि ऑटिज्म का एक टैग लगा दिया जाता है, और जब हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं तो हम उनको आयुर्वेदिक दृष्टि से थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। और जब समझने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में उनको एक टैग लगा दिया जाता है कि भाई ब्रेन का डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ है, या फिर जैसा कि आपने कहा कि न्यूरो डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ है, और ऑटिज्म नाम उनको दे दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि समझने की आवश्यकता ये है कि क्या उसका मूल कारण है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें, मॉडर्न मेडिसिन में नॉर्मली कारण तक कभी जब जाते हैं तो कुछ विशेष मिलता नहीं है कारण वहाँ पर। उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम आयुर्वेदिक नज़रिया इस रोग पर जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उसमें ये भी बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको कि कभी कभार हम बिल्कुल एक सेपरेट कर देते हैं सोसाइटी से, समाज से, उनके लिए स्पेशल अलग टाइप की हम जो है कई बार ट्रेनिंग्स भी शुरू करते हैं। तो उनको कैसे हम जो है एक मोटिवेटेड कंडीशन में रखें, कैसे उनको इंस्पायर करें ताकि उनको ऐसा महसूस ना हो कि वो कहीं आम जो बच्चे हैं उनसे किसी अलग प्रकार की उनकी जो है कुछ एबिलिटी है या डिसेबिलिटी है, जो भी उसको कहें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कभी बचपन में अगर हमें ऐसी चीज़ों का अगर हमारे अंदर ये डाल दिया जाता है तो पूरे लाइफ लॉन्ग फिर जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो पहली बात तो ये कि ये रोग है डेफिनेटली, जिसको कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी कहा जाता है। और जैसे आपने कहा कि इसमें अक्सर जो है एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बच्चों में रहती है, या बच्चे के बार वो अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि ऐसे बच्चों में कुछ ना कुछ एक विशेष एक ऐसा टैलेंट होता है, एक ऐसी स्किल होती है जिसको कई बार हम नहीं पहचान पाते हैं, और हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे बच्चों से कि उसके नंबर इतने कम आए, या ये मैथमेटिक्स में वीक है, या ये फिजिक्स में कमज़ोर है। तो ऐसा नहीं, उसकी स्किल को भी पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, और इस बात का ध्यान भी रखने की जरूरत है डॉक्टर साहब कि बच्चा जो है वो हीन भावना का शिकार ना हो, कहीं ना कहीं उसमें कंपैरिजन की भावना ना आए कि मैं नीचे हूँ और बाकी जो बच्चे हैं वो सब ऊपर हैं। अगर कारणों की बात करें तो मेडिकल साइंस में अभी तक ऑटिज्म के कारणों को जाना नहीं जा पाया है, लेकिन क्या आयुर्वेद में डॉक्टर साहब इसके पीछे के कारणों के बारे में कुछ नॉलेज आ पाई है? वो दर्शकों को बताइए। देखिए, आयुर्वेद में हम जब भी किसी रोग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे जो वात पित्त कफ हैं उनकी क्या स्थिति है। और जैसा कि आपने कहा, मॉडर्न मेडिसिन में नॉर्मली या तो उसको जेनेटिक का टैग लगाया जाता है, या फिर कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं कि भाई जो बच्चा जो जिस एनवायरमेंट में रहता है, चाहे वो सोशल एनवायरमेंट हो, चाहे वो फिजिकल एनवायरमेंट उसकी है, तो उससे कोई चीज़ ट्रिगर होती है। लेकिन आयुर्वेद में जब जो भी हम लक्षण देखें तो लक्षणों को अगर थोड़ा स्टडी करें तो उसका जो ब्रेन है, ब्रेन में किसी चीज़ की जो डेवलपमेंट की कमी रही, नर्वस सिस्टम में डेवलपमेंट की कमी रही, तो उसमें वात का प्रकोप यहाँ मुख्य रूप से हम आयुर्वेद में मानते हैं। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के मानसिक रोग लिखे हैं, जैसे कि एक उन्माद करके एक रोग है, उसमें वातिक उन्माद
या जो उन्माद कफ के कारण होता है उसमें कई बार इस तरह के लक्षण सिमिलरली देखने को मिलते हैं उसमें। तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो अगर हम देखें तो यही कहेंगे, और थोड़ा सा हम मन के लेवल पर अगर जाएं, थोड़ा सा डीपर लेवल पर जाकर देखें तो जो माइंड है उसमें हमारे में सत्व, रज और तम, ये 3 गुण होते हैं। तो जब सत्व गुण कम होगा तो उसकी जो मेधा शक्ति है, इंटेलेक्ट है, कंसंट्रेशन है, ये सारी चीजों पर अफेक्ट पड़ेगा उसको। और रजोगुण और तमोगुण की अधिकता से फिर अनेक प्रकार के लक्षण जो हैं उसके माइंड के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद में हम इसको समझते हैं। मुख्य रूप से वात का इन्वॉल्वमेंट इसमें जो होता है, वात का प्रकोप जब हमारे ब्रेन में होता है, जिसमें भी विशेष रूप से जो प्राणवायु होती है वहां पर, या एक प्रकार का कफ वहां होता है, तर्पक कफ उसको बोलते हैं, जो कि लुब्रिकेशन रखता है ब्रेन को, अगर वो सूख जाता है तो भी जो है इस तरह की समस्याएं आती हैं। वैसे ऑटिज्म की बात करें तो बचपन से ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से जानेंगे कि माता पिता के पहचानने के लिए वो कौन से लक्षण होते हैं जिससे वो आसानी से अपने बच्चे में हो रहे बदलाव को पहचान सकते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जो आमतौर पर लक्षण देखने को मिलते हैं कि जो बच्चा है वो नॉर्मली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, जैसे कि दूसरे बच्चे बातचीत करते हैं, खासतौर से आई कांटेक्ट, जब उससे बात करेंगे तो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, आप बात कर रहे हैं उसका कहीं और ध्यान होगा या नीचे की तरफ देखेगा, और इमोशंस जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने में उसको प्रॉब्लम होती है। जब कभी उसको हम थोड़ा सा मेंटली जो है कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं या बच्चे को थोड़ा प्यार, इमोशनल प्यार वगैरह देते हैं तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करता है। और डेफिनेटली जो उसकी स्पीच की जो स्किल्स हैं या इवन जो नॉन वर्बल स्किल्स, जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उसको एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग टाइप से उसका बिहेवियर ही होता है। तो नॉर्मली अगर हम इसको देखें तो एक प्रकार का एक बिहेवियर है जो कि आम बच्चों से अलग बिहेवियर है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि समझना ये जरूरी होता है कई बार कि उसका ये बिहेवियर दूसरे बच्चों से अलग किया, क्योंकि फिजिकल लेवल पर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप उसका ब्रेन चेक करेंगे या ब्रेन के और भी जो टेस्ट करेंगे उसमें कोई आपको खराबी नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। चाहे आप उसका जो है सीटी स्कैन कराएं, MRI कराएं, EEG कराएं या और भी जो ब्रेन से रिलेटेड जो भी टेस्ट्स आप कराएं, तो उसमें कोई खराबी नहीं मिलती। इसमें केवल उसका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को या उसकी जो एक्टिविटीज हैं, कभी कभार बहुत हाइपर एक्टिव भी इसमें देखने को मिलते हैं बच्चे, तो ऐसी एक्टिविटीज को देखकर ही ये डायग्नोसिस किया जाता है कि ये बच्चा जो है ऑटिज्म से पीड़ित है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें थोड़ा सा जो है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आयुर्वेद को इंटीग्रेट करके हम लेकर के चलेंगे तो काफी कुछ हम ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में एनीवे देयर इज नो मेडिसिन, क्योंकि जब कारण ही नहीं मालूम रोग का तो मेडिसिन क्या देंगे, और मेडिसिन कभी कुछ देंगे भी तो इस तरह की, जैसे हाइपर बच्चे होते हैं, थोड़ा उनको शांत करने के लिए कुछ दिया जाए तो वो अल्टीमेटली जो है शांत तो बेशक हो जाएगा, बट अल्टीमेटली वो नर्वस सिस्टम को और कमजोर करता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ऑटिज्म अगर डायग्नोज हो जाए, जिसे लेकर डॉक्टर साहब ने लक्षण भी बताए हैं, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कब और कैसे ये तय होगा कि ऑटिज्म है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि कुछ बिहेवियरल जो चेंजेस हैं बच्चे में या जो लक्षण हमने जिक्र किया वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो पेरेंट्स ही ऑब्जर्व करते हैं। कभी कभार तो ऐसे जो लक्षण है जब बच्चा कुछ महीने का ही होता है तभी पहचान में आने लगते हैं कुछ पेरेंट्स को। अदरवाइज लेटेस्ट बाई जब वो बच्चा 1 साल 2-3 साल का हो जाता है, कभी कभार थोड़ा डिले भी हो जाता है, 4-5 साल में भी मैंने देखा है। लेकिन अल्टीमेटली जो है थोड़ा पेरेंट्स को भी ऑब्जर्वेशनल होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि बच्चा आपका जो है वो आपका नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स, उसमें जरूरी नहीं है कि बातचीत ही करे, कई बार बच्चा रिस्पॉन्ड कैसा कर रहा है, आप उसको कुछ कह रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार छोटे बच्चों में लार ज़्यादा टपकती है, उससे प्रॉब्लम होती है। कभी कभार क्योंकि ब्रेन की डेवलपमेंट अगर सही नहीं होती तो उनके बॉडी की डेवलपमेंट पर भी फर्क पड़ जाता है। तो वी शुड बी ऑब्जर्वेशनल, थोड़ा देखना चाहिए कि क्या क्या लक्षण बच्चे के हैं। आजकल तो आपको देखेंगे तो इंटरनेट पर पूरा माइलस्टोन्स आपको मिल जाएंगे कि 2 महीने के बच्चे में क्या होना चाहिए, 6 महीने में क्या होना चाहिए। तो वो चीज़ें हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करनी चाहिए। और अगर कहीं पर भी कोई आपको ऐसा लगता है कि बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो तुरंत डॉक्टर से एक बार बातचीत करनी चाहिए। और छोटे बच्चों में तो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बच्चे का मस्तिष्क आपको अच्छा बनाना है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करना है, तो कम से कम जो है उसकी मालिश जरूर करिए, सिर में मालिश करिए, बॉडी में मालिश करिए,
थोड़ा सा जो है बादाम का सेवन, उसको किसी भी तरह से घिस करके, पीस करके, शहद में मिला करके चटाइए। तो हमारे यहाँ जिनको मेद्य चीज़ें जो है, बुद्धि को बढ़ाने वाली, मेधा को बढ़ाने वाली ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। हमने तो बल्कि कुछ आयुर्वेदिक सिरप वगैरह भी ऐसे बनाए। मेमोरी का सिरप एक बहुत अच्छा है हमारा, जो कि आप बच्चों को पिला सकते हैं, बड़े लोग भी ले सकते हैं। मेमोरी यानी कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की ताकत के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल, और ये बहुत ध्यान रखने की चीज है कि कोई भी दवाई डॉक्टर से बिना पूछे आप ना लें। ऑटिज्म की हम सब बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोस हो जाता है तो माता पिता उस बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और आमतौर पर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको जब ये मालूम नहीं होता है तो सबसे पहला, जैसे मैंने शुरू में बोला था, सबसे पहला वो ये समझ लेते हैं अपने दिमाग में कि मेरा बच्चा जो है नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो पहले तो ये चीज़ मत आप दिमाग में रखिए, क्योंकि जैसे ही वो बच्चे को मैसेज जाएगा तो उसमें हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। आप बल्कि ये सोचिए कि मेरे बच्चे में कोई स्पेशल टैलेंट है। और होता है, ये जो बच्चे ऑटिज्म वाले होते हैं इनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे, थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे किसी में आर्टिस्ट की कला स्किल्स होती है, किसी में म्यूजिक की स्किल होगी, किसी में कोई और स्किल होगी। तो केवल आपका फर्ज इतना बनता है कि उसको आप नंबर 1 उसको ये मत कहिए कि आप जो है कुछ बीमार हैं या कुछ आप एबनॉर्मल हैं या आप कोई डिसेबल्ड हैं, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना उनको। लेकिन आपको ये कहना कि आपके अंदर कोई विशेष स्किल है और उस स्किल को आप भी पहचानिए और उस स्किल को डेवलप करिए उसके अंदर। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे करता हूँ मैं। तो जब उसकी स्किल को हम थोड़ा बढ़ावा देते हैं तो वो बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों से भी आगे निकलता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और जहाँ तक ये थोड़ा सा औषधि और चिकित्सा की बात है, उसमें जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि आयुर्वेद में हमारा तरीका अलग है। तो डेफिनेटली उसको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम की ताकत के लिए, उसकी कंसंट्रेशन के लिए, उसमें आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हमारे यहाँ होती हैं, वो उनको देना चाहिए साथ में। और अब बात करते हैं आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है? तो जल्दी से बता दीजिए, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में हम सबसे पहले रूट कॉज को जानने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि ये ब्रेन का मामला है, जो हमारा मस्तिष्क है, वहाँ पर ये जो है किसी तरह की वीकनेस कहिए या कमजोरी कहिए, जैसे मॉडर्न मेडिसिन वाले भी उसको न्यूरो डिसऑर्डर बोलते हैं। तो आयुर्वेद में हम इसको मानते हैं कि मस्तिष्क के अंदर वात, प्राणवात का प्रकोप है काफ़ी। तो सिर में मालिश करने से बहुत फर्क पड़ता है। जितना सिर में मालिश होगी अच्छी तरह से तो वायु शांत होती है। नाक में जो है एक नस्य चिकित्सा हम लोग करते हैं, नाक में तेल डालने की प्रोसीजर एक होती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज नोज इज द डोर टू आवर हेड। तो नाक में जो भी चीज़ डालेंगे वो सीधा ब्रेन को असर करेगी। इसके अतिरिक्त जो है खाने के लिए बादाम, अखरोट बहुत बढ़िया है, उनको नियमित रूप से भिगो करके रात को सुबह खिलाएं। घी का बहुत अच्छा रोल होता है। जितने भी मस्तिष्क में होने वाले जो विकार हैं उनमें घी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये घी वहाँ तक पहुँचने का जो काम करता है। इसलिए कई बार औषधियाँ जो है हम घी के माध्यम से देते हैं, कभी घी में मिला के देते हैं या मेडिकेटेड घी भी होते हैं हमारे यहाँ पर। जैसे ब्राह्मी का घी बनाते हैं, ब्राह्मी एक जड़ी बूटी है, तो ब्राह्मी घृत यहाँ पर आयुर्वेद में बनाया जाता है। और भी कई प्रकार के मेडिकेटेड घी मिलते हैं। एंड अल्टीमेटली इसके साथ साथ जो है बॉडी में भी थोड़ी मसाज हो, प्लस जो है खाने पीने में ड्राई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है। ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। औषधि की जब हम बात करते हैं तो औषधि तो हम यही कहते हैं कि औषधि लेने के लिए तो डॉक्टर से आपको एक बार बच्चे को दिखाना चाहिए और पूरी कंसल्टेशन करनी चाहिए। उसके पश्चात जो भी डॉक्टर आपको जो राय देते हैं उसको पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आयरन की कमी कई बीमारियों को जन्म देती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसके परिणाम बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कि कितना घातक हो सकता है ज्यादा आयरन की गोलियां खाना। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी।